आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो आप एक कंक्लूज़न पे पहुँचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये अधिकार हर नागरिक को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का हक देते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे संविधान में सिर्फ 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 49वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को हटाकर सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया और हमारी न्यायपालिका यानी अदालतें इन अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो आइए अब हम भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई जो मौलिक अधिकार हैं, उनको थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में और समानता का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के समक्ष सभी समान हैं। इसका मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। किसी के भी साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा या उसके क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 है भेदभाव का निषेध। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों और सेवाओं में बराबर का मौका मिलेगा। किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और ये कानूनी दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। तो इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में सरकार किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की उपाधि यानी टाइटल नहीं दे सकती, जैसे सर, राजा, नवाब एक्सेट्रा। इसका ऑब्जेक्टिव समानता को बनाए रखना है। तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसका उल्लेखन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएँ दी गई है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को स्वतंत्र रूप से जी सकें। जिसमें पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपनी बात को बोलने और लिखने का अधिकार। सेकंड है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हिंसा के इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरा है संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। फोर्थ है देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी। फिफ्थ है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और लास्ट है कानूनी तरीके से कोई भी बिजनेस या पेशा यानी प्रोफेशन करने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 में सज़ा से संबंधित संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनुच्छेद नागरिकों को आपराधिक मामले में 3 तरह की सुरक्षा देता है ताकि उनके साथ अन्याय ना हो। पहली है एक अपराध की सिर्फ एक ही सज़ा होगी, यानी एक अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती। सेकंड है अपराध के टाइम पर जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग सज़ा दी जाएगी। और थर्ड है किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद कहता है कि सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण के अधिकार के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के समय सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उनके साथ अन्याय न हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। उसे वकील रखने और कानूनी सलाह लेने का अधिकार होता है। तो आइए हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में बताया गया है। अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध। तो ये अनुच्छेद कहता है कि मानव की खरीद फरोख्त पूरी तरीके से निषेध है। जबरदस्ती करना भी एक कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 24 है बाल श्रम पर प्रतिबंध।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक जगह पे काम करवाना बिल्कुल ही प्रतिबंध है। तो आइ तो आइए हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद के अनुसार हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है, जिसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 29 है संस्कृति, भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार। इस अनुच्छेद के अनुसार हर व्यक्ति या समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित यानी बचाने का अधिकार होता है उसके पास। अनुच्छेद 30 है शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार। तो इस अनुच्छेद के अनुसार हर समुदाय को अपनी भाषा, धर्म या संस्कृति के अनुसार शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज को स्थापित करने और उसे चलाने का पूरा अधिकार है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अधिकार की तरफ, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय यानी हार्ट और आत्मा कहा है। तो इस अधिकार के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट यानी आदेश को जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार पेशा, चौथा है उत्प्रेक्षण और पांचवा है प्रतिषेध। तो इस बुक से जो नेक्स्ट आपका आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर संविधान होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो सभी के लिए समान होता है, जिसका पालन देश के सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन जारी रखता है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो देश की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए नियम कानूनों का एक समूह है, जिसका पालन देश के सभी नागरिकों के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, जिसे बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। अंततः भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आइए हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत का कोई राज्य के धर्म नहीं है, क्योंकि भारत ने किसी भी एक धर्म को राज्य के धर्म की मान्यता नहीं दी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष प्रकृति वाला राज्य है, जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व और सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिसमें जनता सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का यूज़ करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, जो बिना किसी के दबाव में आकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्य की अवहेलना करने वाले कानूनों को रद्द या फिर असंवैधानिक करार कर सकती है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा और लिखित संविधान है,
जिसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत एक पूरा स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहाँ देश का नेता जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। असली ताकत जनता के पास होती है और भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, किसी के दबाव में नहीं। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता के हित में कानून बनते हैं। इस सिस्टम में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली। भारत ने संघीय प्रणाली कनाडा से ली है, जिसमें पावर केंद्र और राज्यों में बटी होती है ताकि बैलेंस बना रहे। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो बताती है कि किसका काम क्या है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक सरकार के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इनका मकसद ये है कि सरकार ऐसे कदम उठाए जो लोगों की भलाई के लिए हों। इन्हीं के आधार पर सरकार कई वेलफेयर स्कीम को भी लेकर आती है, ताकि देश में एक अच्छे और लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जा सके। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। भारतीय संविधान शक्ति और लचीलेपन दोनों का मिला-जुला उदाहरण है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, जबकि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदलने के लिए खास प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो न्यायपालिका के ऊपर पूछा जाता है, यानी कोर्ट के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके बारे में बताइए। और समटाइम्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संविधान संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। और कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि भारत में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में बताइए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा रहा है कि न्यायपालिका यानी जो हमारी कोर्ट है उसके राइट्स के बारे में बताइए, वो क्या काम करती है उसके बारे में बताइए, उसकी भूमिका के बारे में बताइए। तो चलिए समझते हैं आखिर न्यायपालिका यानी कोर्ट होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका सरकार का एक अहम हिस्सा है, जो कि कानून की व्याख्या करती है, विवादों को सुलझाती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी कोर्ट डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि हर काम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और लॉ के अकॉर्डिंग हो। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है, इसीलिए ये बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी के दबाव में फेयर डिसीजन ले सकती है, यानी ये बिना किसी के दबाव में निष्पक्ष न्याय करती है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं भारत में न्यायपालिका की संरचना के बारे में, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जिसमें सभी न्यायालय एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आता है यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, और उसके ऊपर उच्च न्यायालय आते हैं यानी हाई कोर्ट आते हैं, और सबसे ऊपर आते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप आपको कोर्ट यानी न्यायालय क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट और सबसे नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसके बाद चलिए अब हम समझते हैं कि न्यायपालिका की क्या पावर्स होते हैं, यानी कोर्ट की क्या शक्तियाँ होती हैं, उन्हें समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने की पावर है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। जब किसी कानून या अनुच्छेद में भ्रम होता है यानी कन्फ्यूज़न होती है, तो कोर्ट उसे क्लियर करता है। इससे इंश्योर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से फॉलो हो। अगर किसी अनुच्छेद या किसी कानून में कन्फ्यूज़न होती है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसे क्लियर करता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज स्कूल में कोई रूल लिखा गया है
कोई नियम लिखा गया है, लेकिन काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उस रूल को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या करता है, टीचर सामने आता है और उसको अच्छे से समझाता है कि एग्जैक्टली उस नियम का मतलब क्या है, वो रूल है क्या। तो ठीक इसी तरीके से कोर्ट भी कानून का सही मतलब बताता है, सही मतलब समझाता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस नियम का मतलब क्या है। सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी न्यायपालिका है उसके पास संविधान की व्याख्या करने की पावर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी कोर्ट के पास रिव्यू करने की पावर है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी ये चेक कर सकती है कि गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के जो बनाए नियम हैं, जो लॉज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। और लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा नियम बन जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो न्यायपालिका के पास ये पावर है कि वो उस नियम को कैंसिल कर सकती है, उस रूल को कैंसिल कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी की ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा मेथड है, क्योंकि इसकी वजह से सरकार मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। तो चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज टीचर देखता है कि जो क्लास का मॉनिटर है वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, वो इस चीज़ को रिव्यू करता है। और अगर टीचर ये पाता है कि जो मॉनिटर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में टीचर उस मॉनिटर को समझाता है और टीचर उस मॉनिटर को रोक सकता है कि तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तो ठीक इसी तरीके से कोर्ट भी सरकार के काम को रिव्यू करती है और देखती है कि जो सरकार है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। और अगर सरकार कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो चाहे तो जो न्यायपालिका है वो उस नियम को कैंसिल कर सकती है। मतलब न्यायपालिका ये एंश्योर करती है कि जो भी नियम या कानून सरकार के द्वारा बनाए जाएं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रहे। और अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट उस नियम, उस कानून को कैंसिल भी कर सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो न्यायपालिका है वो सरकार के नियम और कानून को रिव्यू करती है, चेक करती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि न्यायपालिका के पास पुनरावलोकन की शक्ति है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका यानी जुडिशरी लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। मतलब न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करती है। और अगर किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो व्यक्ति, वो पर्सन कोर्ट में जा सकता है। और इसमें कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस व्यक्ति को जस्टिस दिलाने के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए कई सारे स्टेप्स लेती है, जिससे कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस जानबूझकर पकड़ लेती है और उसकी कुछ गलती भी नहीं है, तो वो जो व्यक्ति है वो कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यायपालिका के पास रिट जारी करने की भी शक्ति है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो न्यायपालिका है वो रिट जारी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिट्स हैं, ये जो